बाद अब बात होगी खबरों की। शुरुआत करते हैं लद्दाख की अहम खबर के साथ, जहां लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद कारगिल चुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। 26 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 87 उम्मीदवार मैदान में हैं। 278 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर सुबह 8 बजे से ही वोटिंग हो रही है। मतदान केंद्रों की निगरानी के लिए 4 चुनाव अधिकारी और 1000 से अधिक कर्मचारियों की तैनाती की गई है। पहली बार लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद कारगिल का चुनाव M2 टाइप मशीनों के जरिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से हो रहा है। इस बार चुनाव में बड़ी संख्या में मतदाताओं के भाग लेने की संभावना जताई जा रही है। तो सुबह 8 बजे से ही मतदान हो रहा है। आपको बता दें कि 26 सीटों के लिए यह मतदान हो रहा है और बड़ी बात यह है कि आर्टिकल 370 को निरस्त किए जाने के बाद कारगिल में यह बड़ा चुनाव हो रहा है और इस बार इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के जरिए पहली बार इस चुनाव को आयोजित किया जा रहा है। लोगों में भी खासा उत्साह है। 1000 से ज्यादा चुनाव कर्मी इस दौरान तैनात किए गए हैं। सुरक्षा पुख्ता कर ली गई है और हर एक को संदेश दिया गया है कि घर से निकलकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें और लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। भारी संख्या में इस बार लोग मतदान करेंगे, ऐसी उम्मीद है। सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक ये मतदान की प्रक्रिया चलेगी। तस्वीरें आप देख सकते हैं। दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा प्रांत है कारगिल और यहां पर मतदान हो रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं। सुबह से ही लोग मतदान करने पहुंचे हुए हैं। बड़ी बात यह है कि कई बदलाव इस बार किए गए हैं। 114 अति संवेदनशील मतदान केंद्र और कुछ संवेदनशील मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सुबह से ही मतदान के लिए लोग घरों से निकल रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। अनुच्छेद 370 के बाद यहां पर पहली बार ये मतदान हो रहा है, इसीलिए ये अपने आप में खबरें भी बटोर रहा है। आपको बता दें कि 26 सीटों के लिए 87 उम्मीदवार मैदान में हैं। तो टोटल हमारे 278 पोलिंग स्टेशन है और उसके सेंसिटिविटी के अनुसार पुलिस अरेंजमेंट किया गया है ताकि पूरा इलेक्शन प्रोसेस फ्री एंड फेयर तरीके से एंड विदाउट एनी लॉ एंड ऑर्डर इशू कंडक्ट किया जाए और इलेबोरेटेड मेजर्स डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूरा पोल प्रोसेस को स्मूथली कंडक्ट करने के लिए लिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट एंड जोनल एंड सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स जो सीनियर पुलिस ऑफिसर है, एसपी रैंक के, डीएसपी रैंक के, वो भी अपने अपने एरियाज में, जोन्स में पूरे पोल प्रोसेस को फेयर एंड ट्रांसपेरेंटली कंडक्ट करने की पूरी प्रोसेस को मॉनिटर कर रहे हैं। मेरा मैसेज यही है कि आप फ्री एंड फेयर तरीके से अपना जो कीमती वोट है वो आप अदा करें, किसी के इन्फ्लुएंस में ना आके या कोई प्रेशर में ना आके कोई अपना वोट कास्ट करे। और जो डेमोक्रेसी का एक इलेक्शन एक त्यौहार होता है जो हम लोकसभा में भी के पोलिंग में भी मनाते हैं, उसी तरीके से ये हमारा डिस्ट्रिक्ट के लिए काउंसिल के इलेक्शन एक डेमोक्रेसी का एक त्योहार के तौर से उसको मनाएं और एक फ्री एंड फेयर तरीके से अपना वोट कास्ट करें। तो लोगों से भी अपील की जा रही है कि अपना वोट कास्ट करें, घर से निकलें और मताधिकार का इस्तेमाल करें। आपको ये भी जानकारी दे दें कि 30 सदस्यीय कारगिल परिषद में 26 सीटें हैं जिन पर चुनाव हो रहा है। सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हुआ है जो शाम 4 बजे तक चलेगा और स्थानीय निकाय के 4 अन्य सदस्यों को नामांकित यहां पर किया जाता है। पिछले चुनावों की अगर बात की जाए, 2018 में आखिरी बार यहां पर पिछली बार चुनाव हुआ था। बीजेपी सिर्फ 1 सीट यहां पर जीत पाई थी और फिर अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के जो 2 पार्षद थे उन्होंने भी बीजेपी का दामन थाम लिया था और उसके साथ ही संख्या 3 हो गई और जो 4 नामांकित सदस्यों की संख्या है उन्हें बीजेपी समर्थित माना जाता है। तो कुल मिलाकर 7 यहां पर बीजेपी की सीटें हैं इन 26 सीटों में से। इसके अलावा अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद पहली बार चुनाव हो रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले यूनियन टेरिटरी लेह लद्दाख में यह पहला चुनाव है और इसलिए माना यह जा रहा है कि लोकसभा चुनाव का अंदाजा भी इन्हीं चुनावों से लगाया जाएगा। कारगिल देश का सबसे ठंडा दूसरा प्रांत माना जाता है और यहां पर सुबह 8 बजे से मतदान हो रहा है। मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए सुबह से लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। घर से बाहर निकलें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। 278 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जिसमें 114 अति संवेदनशील मतदान केंद्र हैं, यानी कि हाई सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन हैं, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है।
और 1000 से ज्यादा यहां पर चुनाव कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जो लोगों की सेवा में कार्यरत हैं और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आएं और मतदान में हिस्सा लें। 26 सीटों के लिए आपको बता दें कि 87 उम्मीदवार मैदान में हैं। हालांकि पीडीपी ने इस बार लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के इस चुनाव से खुद को अलग रखा है। 8 अक्टूबर को वोटों की गिनती होनी है और आप तस्वीरें लगातार देख रहे हैं। ये करगिल से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच लोग घरों से निकल रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया जा रहा है। आखिरी चुनाव यहां पर 2018 में हुआ था। और नूरुल हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ करगिल से सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। नूरुल, 8 बजे ये मतदान शुरू हुआ था और 2 घंटे का वक्त बीत चुका है। किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? क्या लोगों में उत्साह नजर आ रहा है? लोग घर से निकल रहे हैं, बाहर मतदान के लिए पहुंच रहे हैं? नूरुल जी हाँ, मैं आपको यहाँ बताते चलूं कि इस वक्त मैं द्रास सेक्टर में हूँ, जिसको दुनिया की दूसरी सरतरीन इलाका भी कहा जाता है। और यहाँ जो इमेज है, जो यहाँ तस्वीरें मिल रही है, यहाँ लोग जो है जोश से जो है वोटिंग बूथ की तरफ आ रहे हैं, लोग जो है वोट कर रहे हैं। और इवन रात को यहाँ जो सर्दी है वो 1 से 2 डिग्री था, सुबह थोड़ा कम देखने को मिला, मगर अभी जो है वोटिंग जितने भी बूथ है, खासकर द्रास की बात करूंगा, यहाँ खचाखच भरा हुआ है। धूप भी खिली हुई है, तो उसकी वजह से लोग यहाँ आ रहे थे, जबकि सुबह थोड़ा कम देखने को मिल रहा था। जी नूरुल, बड़ी बात यह है कि आर्टिकल 370 के निरस्त होने के बाद ये पहला बड़ा चुनाव करगिल में हो रहा है। उसको लेकर लोगों की किस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, और क्या हम ये माने कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, धूप जैसे जैसे और खिलेगी, उस वक्त लोग घरों से बाहर निकलेंगे और फिर मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे? जी हाँ, मैं आपको यहाँ एक चीज बताते चलूं कि 370 आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 यूनियन टेरिटरी बनने के बाद ये पहला इलेक्शन होगा, खासकर जो जनरल इलेक्शन हो रहा है LHDC का, लद्दाख पहाड़ी तरक्याती काउंसिल का। लोगों को काफी उम्मीदें हैं। लोग जो है खासकर इस बार जो है डेवलपमेंट को देख के वोट कर रहे हैं। लोगों का एक नया लद्दाख है, जो आफ्टर यूनियन टेरिटरी बनने के बाद जो है एक नया चेहरा, नया जो मैनिफेस्टोज को लेके जो है लोग वोट दे रहे हैं। इसी के साथ हमें आपको किसी के साथ जोड़ना, किसी से बात करने की कोशिश करेंगे हम। सर, आपका नाम क्या है? आप अभी जो इलेक्शंस चल रहे हैं उसको आप किस तरह देखते हैं? और ये 370 खत्म होने के बाद लद्दाख में ये पहला इलेक्शन है, किस तरह आप इस इलेक्शन को देखते हैं? क्या क्या आप देखते हैं इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं न्यूज़ 18 का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने दूर दराज से आके यहाँ रणबीरपुरा हल्के में हमारे से इंटरव्यू लेने आया। बहुत ही शुक्रिया। तो लद्दाख यूटी बनने के बाद ये जो है पहला इलेक्शन शुरू है डिस्ट्रिक्ट यानी लद्दाख में, लद्दाख रीजन में। तो हम बिल्कुल उम्मीद के साथ अपना अपना वोट कास्ट कर रहे हैं कि ये रणबीरपुरा हल्के में अभी तक तकरीबन 150-200 से ऊपर जो है वोटर्स आए थे। उसमें बुजुर्ग, जवान, बच्चे, बूढ़े सब शामिल थे बड़े शौक के साथ। अब 370 हटाने के बाद हमारा तमाम हुकूक हमारे से छीना गया। जैसे नौकरी का मसला है, बाकी है, सब कुछ हमारे से यानी हटाया गया। तो इस वक्त हम जो है नेशनल कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। आप अभी ये बताइए कि यूनियन टेरिटरी अब नया बन गया है, क्या कुछ उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट से? क्या कुछ आप देखते हैं इसमें? इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आगे गवर्नमेंट जो है लद्दाख रीजन में तरक्की करेंगे, जैसे एजुकेशन सेक्टर में या हेल्थ में या बाकी महकमों में इंशाल्लाह। लेकिन आज तक तो कोई देखने में जमीन लेवल पे कोई नहीं आ रहा है, कोई तरक्की नहीं देख रहा है, क्योंकि हमारे बेरोजगार है, बच्चे बहुत इस वक्त परेशान हैं। कुछ लोगों ने MA करके कुछ नहीं मिला, या यहाँ तक कि स्वीपर तक या कांस्टेबल तक भी नहीं मिल रहा है। यहाँ बहुत लोग परेशान है जब से यूटी लद्दाख में इस इलेक्शन के बाद क्या उम्मीद रखते हैं आप? इंशाल्लाह इस इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट हमारे सारे काम जो है वो आस्ते आस्ते करेंगे, हमें उम्मीद है इंशाल्लाह।
जी तो जी हाँ, जिस तरह आप देख रहे हैं कि लोगों का भी यही है कि जिस तरह जॉब इनसिक्योरिटी जो यहाँ है, जो जॉब का हो या स्टूडेंट के जिस तरह जो एज खत्म हो रहे हैं, लोगों का उम्र जो खत्म हो रहा है, उसके जल्दी जितना हो सके वोट दें। डेवलपमेंट को देख के यहाँ वोटिंग को जो है ये ज्यादा काफी प्रेफरेंस देखा जा रहा है। जी बिल्कुल नूरुल, और इसी के साथ अगर जहां ये चुनाव हो रहा है कारगिल में, इसके पॉलिटिकल सिनेरियो को भी अगर डिस्कस किया जाए तो कारगिल नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक परंपरागत यहां पर एक गढ़ रहा है, ये एनसी का गढ़ माना जाता है, और बीजेपी 26 में से 17 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरी हुई है और कुछ जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उन्हें अपरोक्ष रूप से इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रही है। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि जो एनसी की मुख्य विरोधी पार्टी थी कांग्रेस, अब उन लोगों ने एक तरीके से गठबंधन यहां पर कर लिया है और बीजेपी के खिलाफ चुनावी मैदान में है। एम आई राइट नूरुल? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया इसमें, क्योंकि मैं आपको एक चीज बता दूं कि जिस तरह इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो यहाँ अलायंस देखने को मिल रहा है, उसका जो है सीधा सीधा टक्कर यहाँ भाजपा के साथ भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी, उसके साथ कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। तो यहाँ सीधा टक्कर जो है यहाँ जो है भाजपा को और नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड जो कांग्रेस का अलायंस है उसको देखने को मिला। जी बिल्कुल नूरुल, और अगर मुद्दों की बात की जाए तो अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद माना यह जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ लेह लद्दाख, करगिल, इस तरीके जो दुर्गम इलाके हैं वहां की तस्वीर भी बदली हुई है और कई महत्वपूर्ण योजनाएं यहां तक पहुंची हैं केंद्र सरकार की। तो क्या इन तमाम मुद्दों के मद्देनजर ये मतदान किया जाएगा, या फिर लोगों के दिमाग में, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, लोगों के जहन में कौन से वो मुद्दे हैं, कौन सी वो बातें हैं जिसके आधार पर वो मतदान केंद्र तक पहुंचेंगे? नूरुल जी बिल्कुल सही फरमाया। इसमें मैं आपको एक चीज बता दूं कि यूनियन टेरिटरी बनने के बाद जिस तरह लद्दाख के लोगों ने जिस तरह जो अचानक जो अब्रप्ट जो डेवलपमेंट देखा है, अचानक जो उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, चाहे वो जॉब हो या चाहे किसी भी इसमें हो, अचानक जो उन्होंने जो डेवलपमेंटल चीजें देखा, खासकर पापनांग एरिया जैसे कि जांस्कार है, जहाँ 3-4 दिन पहले ही जो पोलिंग आमला है वो यहाँ से सिक्योरिटी के साथ यहाँ गए, खासकर जो दूर दराज इलाके है जहाँ एयरपोर्ट भी सेक्शन, कहीं जगह बहुत कुछ काम चल रहा है, मल्टी करोड़ में काम चल रहा है। तो लोग जो है इस बार जो इलेक्शन होगा वो जो है डेवलपमेंट को देख के दे रहे हैं और जॉब को इसको देख के दे रहे हैं। बिल्कुल नूरुल, और अगर संभव हो तो जरा कुछ तस्वीरें भी साझा करें, क्योंकि जहां आप मौजूद हैं उसके बाहर भी हम देख पा रहे हैं कि लोग मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें भी हैं और ये खूबसूरती हमारे लोकतंत्र की है, जो हमें ताकत लोकतंत्र ने दी है कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, अपनी सरकार को चुने, और उसी पर्व को आज कारगिल में मनाया जा रहा है। अगर नूरुल संभव हो तो जरा तस्वीरें भी साझा करें, और अगर कुछ लोग आसपास हो तो बातचीत करने की कोशिश भी करें। नूरुल जी हाँ, मैं आपको यहाँ तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। जिस तरह आप मेरे पीछे से देख सकते हैं, जिस तरह यहाँ लोग जो है यहाँ बैठे हुए हैं, ये जितने भी लोग हैं यहाँ जो है इलेक्शन के लिए आए हुए हैं। मैं कोशिश करूंगा किसी से बात करें, मगर यहाँ आप देख सकते हैं इस वक्त में हूँ दुनिया की दूसरी तरीन इलाका द्रास जिसे कहा जाता है, सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस, जहाँ इस वक्त भी 10 डिग्री है टेम्परेचर, और आप देख सकते हैं यहाँ बिल्कुल लाइन लगी हुई है वोटिंग का। और हम किसी से इस वक्त बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? इस बार जो इलेक्शन हो रहा है, आप जानते बखूबी जानते हैं कि 370 के बाद यूनियन टेरिटरी बनने के बाद पहला चीफ जनरल इलेक्शन हो रहा है। क्या कुछ देखते हैं, क्या कुछ गवर्नमेंट से आप तकवा रखते हैं, क्या कुछ देखते हैं? सबसे पहले मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है, मैं रमीरपुरा द्रास का रहने वाला हूँ। देखो, ये यूनियन टेरिटरी बनने के बाद सबसे पहला इलेक्शन हुआ है, बहुत शांति तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से हो रहा है। गवर्नमेंट इसमें बहुत ये अपना ये दिखा रहा है। तो हम एज ए लद्दाखी होने के वजह से हम अपना वोट देने के लिए आए। क्या कुछ आप सोचते हैं कि जिस तरह आप यूनिटी बनने के बाद जिस तरह हम देख रहे हैं डेवलपमेंटल काम काफी हो रहे हैं, चाहे वो रोड हो चाहे किसी भी हाल में, आप क्या कुछ गवर्नमेंट से आप देखते हैं कि इस बार जैसे कि पहला इलेक्शन हो रहा है, क्या कुछ डिमांड रखते हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं कि क्या कुछ होना चाहिए लद्दाख में, खासकर कारगिल की हम बात करें? ये यूनिटी बनने के बाद गवर्नमेंट ये लद्दाख को ज्यादा काफी प्रोसेस दे रहा है, काफी तरक्की के काम चल रहा है, और इंशाल्लाह हम गवर्नमेंट से आगे भी काफी उम्मीद रखते हैं। जॉब जिस तरह है, जॉब का डेवलपमेंटल इस कुछ चीज को आप किस तरह देखते हैं? जनाब, जॉब में भी काफी उतना नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए था, पर हो रहा है। ऐसे यूथ क्या मैसेज देंगे आप? यूथ बस आगे एक होके रहना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज होके वोट डालें। जी नूरुल। जी हाँ, जिस तरह आप देख रहे हैं लोगों का भी यही है कि कहना है कि डेवलपमेंट, जॉब, और जिस तरह जो आफ्टर यूनियन टेरिटरी
बिल्कुल, तो हमारे सहयोगी नूरुल कारगिल से इस वक्त हमें ये जानकारियां दे रहे थे, जो दूसरा सबसे ठंडा प्रांत माना जाता है और वहां पर लोकतंत्र के इस पर्व को आज मनाया जा रहा है। भारी संख्या में लोग घर से निकल रहे हैं और जैसा कि हमारे सहयोगी ने जानकारी दी कि रात का तापमान यहां 1 से 2 डिग्री था और सुबह भी कमोबेश वही तापमान बना हुआ था। जो जैसे जैसे दिन चढ़ेगा लोग घरों से निकलेंगे और मतदान में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें 278 मतदान केंद्र यहां पर बनाए गए हैं। शाम 4 बजे तक ये पोलिंग होनी है और ये बड़ी खबर लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। पल पल का अपडेट यहां से हम आपको देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल नूरुल हमें जानकारियां दे रहे थे। नूरुल का हम धन्यवाद करेंगे और तस्वीरें आपके साथ लगातार हम साझा कर रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में और बात एक और अहम खबर की करेंगे, जहां उत्तरी सिक्किम में बुधवार को एक बड़ा हादसा हुआ है। यहां लोहनक झील के ऊपर अचानक बादल फटने से लाचेन घाटी की तीस्ता नदी में अचानक बाढ़ आ गई है और इसकी चपेट में कई सैन्य प्रतिष्ठान भी आए हैं। इस दौरान सेना के 23 जवान लापता हैं। उनके पानी के बहाव में बहने की आशंका जताई जा रही है। सेना के जवानों की तलाश शुरू कर दी गई है। सेना के कई कैंप भी इस वजह से बह गए हैं और सेना के 23 जवान लापता बताए जा रहे हैं। और प्रोफेशनल गोल्फ टूर्नामेंट आज जम्मू में शुरू हुआ है। टूर्नामेंट का उद्घाटन एलजी सलाहकार आरआर भटनागर और आयुक्त सचिव संस्कृत एवं पर्यटन मंत्रालय ने किया। टूर्नामेंट में देश के विभिन्न हिस्सों से 126 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। टूर्नामेंट जम्मू कश्मीर पर्यटन द्वारा आयोजित किया गया है। यह टूर्नामेंट प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के तहत जम्मू तवी गोल्फ कोर्स द्वारा आयोजित किया जाता है। थर्ड एडिशन है जेके ओपन का और ये दूसरी बार यहाँ जम्मू तवी गोल्फ कोर्स पे होल्ड किया जा रहा है। आप जानते हैं कि जेएनके बदल रहा है और उसी क्रम में टूरिज्म और गोल्फ दोनों का जो एक बहुत ही अट्रैक्टिव पैकेज है वो भी जेएनके बहुत बखूबी ऑफर करता है। 1,60,00,000 टूरिस्ट अभी तक जेएनके में इस वर्ष आ चुके हैं और जो जेएनके का नया बदलाव है जिसमें शांति, प्रगति, डेवलपमेंट, ग्रोथ, उसी के क्रम में आज यहाँ पर पीजीटीआई के साथ और जम्मू जेएनके टूरिज्म के साथ यहाँ पर ये पीजीटीआई जेके ओपन होल्ड किया जा रहा है। इसमें देश के ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय गोल्फर्स भी भाग ले रहे हैं और ये निश्चित रूप से जो हमारी पहल है कि टूरिज्म को बढ़ावा देने की और खेलों को बढ़ावा देने की, उन दोनों के लिए ये एक बहुत ही मील का पत्थर साबित होगा। स्पोर्ट्स में भी आपने देखा है कि कितना बल दिया जा रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर गांव से लेकर पूरे यूटी लेवल और नेशनल लेवल तक का और बहुत से नेशनल और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स यहाँ पर होल्ड किए जा रहे हैं और हमारे टीम्स, हमारे स्पोर्ट्स पर्सन बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं जेके टूरिज्म को, पीजीटीआई को, सिद्रा गोल्फ कोर्स को। निश्चित रूप से ये जेएनके में हमारे गोल्फ और टूरिज्म दोनों को एक बहुत ही जो है उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है और उसको बहुत बढ़ावा देगा। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं प्लेयर्स को आई विश देम ऑल द बेस्ट फॉर अ ग्रेट गेम। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। सईद आबिद रशीद हमारे साथ हैं जो कमिश्नर सेक्रेटरी टूरिज्म एंड कल्चर हैं। उनसे बात करेंगे आज के इस इवेंट के हवाले से जो गोल्फ टूर्नामेंट यहाँ शुरू हो रहा है। आबिद साहब, आपसे जानना चाहेंगे जो ये टूर्नामेंट हो रहा है ये अब दूसरी बार जम्मू में हो रहा है, सबसे बड़ी खुशकिस्मती की बात है हमारे लिए, कैसे लेते हैं? देखिए, ये मुझे लगता है जम्मू को नेशनल एंड ग्लोबल टूरिज्म मैप पे लाने के लिए बहुत खूबसूरत है जम्मू एंड इट हैज़ अ वेरी रिच कल्चरल लेगेसी और डिफरेंट टूरिज्म प्रोडक्ट्स, नीश प्रोडक्ट्स हैं अवेलेबल। एडवेंचर टूरिज्म हो, वो लेजर टूरिज्म हो, पिलग्रिम टूरिज्म हो और अब हमारी कोशिश जेएनके टूरिज्म में ये है कि गोल्फ टूरिज्म को जम्मू में इन रियल सेंस प्रमोट किया जाए। हमारे पास भी है वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल golf courses in the country, which is the Jammu Tawi Golf Course, and
This golf course is one of the most beautiful and one of the most challenging golf courses. तो इसमें PGTI के कोलैबोरेशन के साथ जम्मू कश्मीर टूरिज्म ने गोल्फ टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए वे होल्डिंग दिस 4-day J&K ओपन, जम्मू कश्मीर टूरिज्म J&K ओपन, एंड इसमें 126 के आसपास पूरे देश से एंड बाहर के देशों से लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, प्लेयर्स, प्रोफेशनल प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है दैट वी आर आल्सो होल्डिंग अ गोल्फ क्लिनिक फॉर ऑल दोज यंग किड्स, बॉयज एंड गर्ल्स हु आर इंटरेस्टेड इन प्लेइंग गोल्फ एंड हु आर फ्रॉम जम्मू, जो 5 तारीख हम करने लगे हैं, जहां पे यंगस्टर्स को ग्रूम किया जाएगा, मेंटोर किया जाएगा, प्रोफेशनल प्लेयर्स उनको सिखाएंगे डूज एंड डू नॉट्स एंड इम्पोर्टेंटली उनका मेंटरशिप करेंगे। तो मुझे लगता है कि इस तरह की इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज, इस तरह की इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव्स जो J&K टूरिज्म और J&K गवर्नमेंट ले रही है, दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज. Also, this is also a reflection on the changes and the transformational changes that are happening in Jammu and Kashmir, particularly with regard to the tourism sector. We have the highest ever numbers ever this year. 1.67 crore people have already visited Jammu Kashmir this year, and I'm hopeful that the numbers will cross 2 crore plus. गोल्फ टूरिज्म हम सब के लिए एक प्रायोरिटी सेक्टर है, नीश टूरिज्म सेक्टर है, एंड जम्मू में गोल्फ को प्रमोट करने के लिए आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ बिग लैंडमार्क, एंड इवेंट्स लाइक दिस विल कीप हैपनिंग. यू आल्सो सी द वेदर एंड द पार्टिसिपेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ गोल्फर्स फ्रॉम जम्मू इज वेरी हाई, और खासतौर पर जैसे मैंने कहा, बच्चों में इस गेम को इनकलकेट करना, इस गेम को उनकी the kind of interest that we develop in children because of these activities and because of these major events is going to be transformative on the overall landscape of golf tourism in Jammu. इतना बड़ा सुनहरी मौका हमारे पास है कि लोग बाहर से आ रहे हैं, खिलाड़ी बाहर से भी आ रहे हैं यहाँ पे. क्या हमारे पास ऐसी कोई कोशिश नहीं कि जो हमारी दूसरी चीजें हैं, जहाँ के कुजीन्स हैं या बाकी जो हमारे पास हैंडीक्राफ्ट्स हैं, उनको भी एग्जिबिट किया जाए? आपने बहुत अच्छा सवाल किया, एंड इसी सवाल को मद्देनजर रखते हुए हमने सोचा है कि इस गोल्फ टूर्नामेंट में हम डोगरा क्यूजीन और डोगरा कल्चर और डोगरा आर्ट और हेरिटेज को रिफ्लेक्ट करेंगे, विच विल ऑल्सो गिव अस अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट दिस वंडरफुल कल्चरल लेगेसी टू ऑल दोज पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम अक्रॉस our country. यहाँ we are going to have on the 7th Dogra Festival. Dogri Festival में हम डोगरी क्यूजीन सर्व करेंगे, और उसके साथ साथ जो हमारे नीश प्रोडक्ट्स हैं जम्मू के, फॉर एग्जांपल आरसपुरा की बासमती है, इसी तरह से डिफरेंट एरियाज की राजमा है भद्रवा की, या हनी है, सुले हनी है. So all these things will be up for sale and they will be showcased and portrayed. इसके साथ साथ आर्ट, कल्चर एंड परफॉर्मेंसेस, परफॉर्मिंग आर्ट्स सबको प्रोजेक्ट किया जाएगा ताकि पूरे नेशनल लेवल पे और ग्लोबल लेवल पे जम्मू का कल्चर रिफ्लेक्ट हो, और we have a very rich cultural legacy and heritage in Jammu. That will also be reflected as part of this J&K Open. क्या समझते हैं कि कश्मीर में हमारे पास गोल्फ कोर्स है, पहलगाम का है, जैसे वहाँ बुलवार्ड पे है, क्या ऐसे इवेंट्स वहाँ करना जरूर नहीं, मुनासिब नहीं समझते? एब्सोल्युटली, वहाँ भी होंगे, बट हमने यहाँ से शुरू किया है, एक बार यहाँ से शुरू करके वहाँ भी करेंगे. आई एश्योर यू दैट. थैंक यू हमारे साथ बात करने के लिए. बहुत हमारे साथ थे सईद आबिद रशीद, जो बात कर रहे थे आज के टूर्नामेंट के हवाले से. जो गोल्फ टूर्नामेंट है ये आज 4 तारीख से शुरू हुआ, जो 7 तारीख तक इख्तिताम पजीर होगा. और आपको ये बताना जरूरी समझते हैं कि यहाँ मुल्क भर से 114 खिलाड़ी यहाँ पे आ चुके हैं खेलने के लिए, जो इसमें शमूलियत कर रहे हैं. और रही बात बाकी जो यहाँ पे देखने वाले हैं, उनमें काफी उत्साह देखा जा रहा है. कैमरामैन बंटी के साथ में राजेंद्र तिकुंडी, न्यूज़ 18 जम्मू. और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का. सामग्री बरामद की. पुंछ की मंडी तहसील में खाई में गिरी ऑल्टो कार, हादसे में 2 लोगों की मौत, एक बच्चा भी जख्मी. पुलवामा में शिक्षा विभाग की ओर से विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया गया. राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुलवामा में मुख्य शिक्षा अधिकारी अब्दुल कयूम नदवी ने नेत्रहीन छात्रा तहजीबा जान को अपने खर्च पर एक विशेष लैपटॉप प्रदान कर छात्रा का हौसला बढ़ाया. कल मनाए जाने वाले विश्व पर्यटन दिवस के मद्देनजर पर्यटन विभाग ने कश्मीर भर में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला की तैयार. आज टीआरसी श्रीनगर में एक जागरूकता सम्मेलन आयोजित किया गया.
आज पीएचई विभाग में काम करने वाले सभी कर्मचारियों ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू करने को लेकर राजबाग श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते दिखे। सुक्खू सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने वाले बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर, सभी पर शांति भंग करने का आरोप। नेता प्रतिपक्ष ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। हिमाचल प्रदेश के युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटने के लिए शिमला के गेटी थिएटर में रोजगार मेले का किया गया आयोजन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में 110 युवाओं को बांटे गए नियुक्ति पत्र। पंडोह में बारिश से मकान ढह जाने से एक महिला हुई घायल। इलाज के लिए 5 लाख की जरूरत। परिजनों ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। आपदा का दंश, किराए के कमरे में रह रहा परिवार इलाज के लिए लाहौल घाटी। विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं एसपीएस हॉस्पिटल लुधियाना। प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं एसपीएस हॉस्पिटल लुधियाना। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते खबरों में बात होगी राजधानी शिमला की, जहां एसएमसी शिक्षकों का प्रदर्शन देर रात तक चलता रहा। ये सभी शिक्षक राज्य सचिवालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे और इस दौरान नारेबाजी भी हुई। नियमितीकरण की मांग को लेकर इन शिक्षकों का प्रदर्शन जारी है। इनका कहना है कि कांग्रेस ने चुनाव के दौरान उन्हें नियमित करने समेत कई वादे किए थे, लेकिन अभी तक उनकी मांगों को लेकर सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है। वहीं इससे पहले एसएमसी शिक्षकों से शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने मुलाकात की और मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया, लेकिन एसएमसी शिक्षक बिना मुख्यमंत्री से मिले वापस जाने को तैयार नहीं हैं। मैं तो यही मैसेज देना चाहती हूँ मीडिया के माध्यम से कि हिमाचल सरकार को शर्म आनी चाहिए। शर्म। रात भर हिमाचल सरकार की बहू बेटियां सड़कों पे बैठी हुई है। कहाँ है हमारे राजा? क्या ये देवभूमि कही जा सकती है? देवभूमि ऐसी होती है? हमारे हिसाब से प्रेत भूमि है, प्रेत भूमि। हमारे सीएम साहब हमें अपना चेहरा तक नहीं दिखा पा रहे। क्या गुनाह किया हमने? क्या अपराध हमारा? देखो छोटे छोटे बच्चे, घर की महिलाएं, क्या उनके पास बेटियां नहीं है, बहुएं नहीं है? हम भी तो उन्हीं की बेटियां बहुएं हैं। हमारे से मिलने तक नहीं आ रहे। इतना क्या गुनाह है? कब तक बैठना हमने सड़कों पे? अपनी मांगों को लेकर जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष जो अपनी मांग मनवाने के लिए यहाँ पर आए थे। उनसे आश्वासन देने के आए थे कि भाई आप हमारे जो 12 वर्ष का हम दंश झेल रहे हैं, आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आप एक बार हमें समय तो दो मिलने का। हम यहाँ कोई तोड़ फोड़ करने नहीं आए हैं, ना आपके जो सरकारी संपत्ति है उसको नुकसान पहुँचाने के लिए यहाँ पर आए हैं। और हमने कई मर्तबा मैसेज भी पहुँचाया विभाग के थ्रू, और हमने माननीय हर्षवर्धन चौहान से भी कहा था कि सर हम आपसे मिलने के लिए इतने लोग आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से जो हमारी महिलाएं साथी हैं आज सड़कों पर बैठे हैं, जिसको बिल्डर नेशन बोलते हैं। आज वो सड़कों पर बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर। 12 वर्षों से अपने घर परिवार को छोड़ करके जो है यहाँ पर सड़कों में बैठे। राजेंद्र का रुख करेंगे इसी खबर पर, ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, देर रात से ये लोग धरने पर यूं ही बैठे हुए हैं और अब सचिवालय का कामकाज शुरू हो चुका है, दिनचर्या शुरू हो चुकी है। प्रशासन की तरफ से क्या कोई इनसे मिलने पहुंचा अभी तक? जी राजेंद्र, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो क्या प्रशासन की तरफ से इनसे कोई मिलने पहुंचा है अभी तक? जी जैस्मिन, बिल्कुल। अभी मुख्यमंत्री से एक प्रतिनिधिमंडल इनका मुलाकात करके आया है। इनसे हम बात करेंगे। भाई साहब, क्या मुलाकात हुई आपकी और क्या बात हुई मुख्यमंत्री से? हमारे जो आज डेलीगेशन माननीय मुख्यमंत्री से अपने पास बुलाया तो उन्होंने कहा कि भाई जो एसएमसी के जो महिला साथी हमारे जो सड़कों पे बैठे हैं, सबसे पहले उनका डेपुटेशन मिलाए जाएं। और उन्होंने कहीं जाना भी था और इस बीच जो है तुरंत हमारे को बुला लिया।
हमारे से पहले कोई भी किसी भी डेलीगेशन को वहां पर मिलने की अनुमति नहीं दी गई और उन्होंने बड़े प्यार से, बड़े अच्छे स्वभाव से हमारी बात को सुना कि आप इतनी रात्रि में क्यों यहाँ पर एकत्रित हुए, क्या आपकी मांग है, आप क्या चाहते हैं मुझसे, हमसे। तो हमने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी 12 वर्ष हो चुके हैं, आप हमारी पीड़ा से वाकिफ हैं। और उन्होंने कहा कि आपके बीच शिक्षा मंत्री जी भी आए थे, उन्होंने भी आश्वस्त किया था कि जब हम आपके काम के करने के प्रति जो है प्रतिबद्ध है तो आप विश्वास रखें। और अभी आप क्या चाहते हैं? हमने कहा कि सर हमारी महिलाएं साथी जो है कम से कम 500-600 की तादाद में जो है यहाँ पर, जिन्होंने रात यहीं गुजारे, भूखे प्यासे करके जो है, कहीं भी यहाँ पर खाना नहीं मिल रहा था तो उन्होंने रात गुजारी। तो आप प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे महिलाओं के बीच में आए और जो भी हमारे आपदा राहत कोष में जो धनराशि हमने आपको भेंट करनी है वो भी मान्यवर हम आपको वहीं देंगे। ये दरअसल ये हुआ कैसे, ये जो प्रोटेस्ट का या मुख्यमंत्री से मिलने का, आपदा राहत कोष में धन देने का, ये सारा प्लान बना कैसे? सर हमारा प्रोटेस्ट सरकार के खिलाफ नहीं था। अब जब से सरकार बनी उस समय से हमारे 2500 लोगों का यही मत था कि भाई हमने एक बार माननीय मुख्यमंत्री से मिलना है। हिमाचल के जब से मुखिया बने हैं हम एक बार भी नहीं मिले हैं। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की राज्य कार्यकारिणी से कि हमें जो है सीएम साहब से मिलाए जाएं और इसी बीच जो हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा आई है उसमें भी सभी ने कहा कि भाई इस समय हमें सरकार का कंधे से कंधा मिला करके सहयोग करना चाहिए और उसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी व्यथा भी सुनाएंगे और अपनी मांग को भी मनवाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ पहुंचे, तो यहाँ कल शिक्षा मंत्री आपके पास आए थे, उन्होंने क्या कुछ कहा, उनसे क्या बात की? जी, उन्होंने भी कहा कि हम आपकी मांग से परिचित हैं, आप चिंता ना करें, सरकार आपका काम करेगी। वही माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, पर लेकिन हमारी महिला साथियों ने कहा कि हम बिना सीएम से मिले सर यहाँ से नहीं जाने वाले हैं और हम शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से ही जो अपना आपदा राहत कोष में जो धनराशि देनी है वो हमारे मुखिया हैं, एजुकेशन विभाग के प्रधान हैं, मुखिया हैं वो हमारे। तो हम उनके ही माध्यम से जो है जो धनराशि बनती है थोड़ी बहुत हम उनको उनके माध्यम से ही आपदा राहत कोष में देंगे। बिल्कुल। तो जैस्मिन, मुख्यमंत्री से हल्की मुलाकात इनकी हुई है और आश्वासन मुख्यमंत्री की तरफ से है कि आज जो डे का शेड्यूल है वो पूरा होने के बाद शाम 5 बजे के आसपास या उसके बाद हम कह सकते हैं मुख्यमंत्री से मुलाकात हो सकती है और उस दौरान जो अपनी पूरी मांगे हैं, जो अपनी पूरी कहानी है वो मुख्यमंत्री से ये व्यक्त करेंगे और उनको पूरी व्यथा सुनाएंगे। कुछ महिलाएं भी यहाँ पर हैं। मेरा नाम निर्दोष है, मैं लॉर्ड स्पीति से हूँ जी। अब क्या डिमांड है? आज शाम को मुख्यमंत्री आने वाले, लग रहा है कि आज की शाम भी यही कटने वाली है? नहीं, अब हमारे कुछ लोग जो वहाँ पर सेक्रेटरीट उधर गए थे सीएम साहब के पास उनसे मिलने के लिए, तो मुझे लगता है कि हमारा कुछ ना कुछ करेंगे, पॉजिटिव रिस्पांस रहेगा उनका इसके लिए। हाँ जी। भाई साहब, आप क्या कहेंगे? मुलाकात आज जिस प्रकार से मुख्यमंत्री से हुई, अब क्या लग रहा है कितना और समय लगेगा पूरा डिमांड को पूरी करवाने के लिए सरकार को प्लानिंग करना? आज तो जैसे मुख्यमंत्री जी ने खुद ही हमें कॉल किया था, एसपी सर के माध्यम से हमें सुबह जानकारी मिली कि आपको बुलाया गया है और उन्हीं की गाड़ी में हम मुख्यमंत्री निवास में गए तो उन्होंने एक पॉजिटिव रिस्पांस दिखाया। तो हालांकि वो सारी परिस्थिति से वाकिफ थे, उन्हें मालूम था कि डेपुटेशन आया है। पिछले कल हमने टाइम लिया था परंतु व्यस्तता के कारण हमें समय नहीं मिला था और हमारा भाव मिलने का था। तो हमें तो मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी भी वहाँ थे। अभी जब इस सुबह हम सीएम निवास में गए थे तो वहाँ पे उन्होंने हमें लगभग ये बात कर दी है कि आप रुक सकते हैं शाम तक। हमने कहा बिल्कुल हम शाम तक रुकेंगे, हम वेट करेंगे। और उन्होंने स्पेशल टाइम अपनी तरफ से दिया, ऑफिशियल टाइम नहीं है, ये मुख्यमंत्री जी का अपना टाइम है जो हमें शाम को मिला है। तो जैस्मिन, पूरी कहानी जो अभी तक समझ आ रही है वो यही है कि मुख्यमंत्री शायद आज शाम तक मुलाकात कर सकते हैं और इनकी डिमांड सुन सकते हैं। मांग यही है कि 12 सालों से सर्विसेज दे रहे हैं, स्कूलों में पढ़ा रहे हैं और बहुत से स्कूल जो इन्होंने बताया, बहुत से स्कूल ऐसे हैं जो सिर्फ 126 के करीब स्कूल ऐसे हैं जहां पर एसएमसी टीचर्स की सेवाएं लगातार है और लगभग उन्हीं के भरोसे ये स्कूल जैस्मिन चल रहे हैं पूरे प्रदेश में। और एक और नजरिया जो इनकी तरफ से पेश किया गया। बिल्कुल राजेंद्र, और जिस तरीके से महिलाएं यहाँ पर बड़ी तादाद में देर रात से प्रदर्शन करने बैठी हुई थी, छोटे छोटे बच्चों को लेकर भी महिलाएं आई थी, तो क्या वो महिलाएं यहाँ से उठ चुकी हैं, जा चुकी हैं, या फिर आज शाम तक इसी तरह ये धरने पर बैठे रहेंगे जब तक मुख्यमंत्री इनसे मिलने नहीं पहुंचते हैं?
अब जैस्मिन, अभी तो 5 बजे तक का समय मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है, 5 बजे के बाद का तो अभी तक सभी एसएमसी टीचर्स यहीं हैं और यहीं पर डेरा जमाए हुए हैं। जो व्यवस्था अभी रुकने की गई थी उसी प्रकार से ये रुके हैं। खुद देर रात इन्होंने व्यवस्था यहाँ पर की, जब इनको लगा कि आज मुलाकात संभव नहीं है मुख्यमंत्री के साथ, तो फिर उसके बाद रात को यहाँ रुके। लेकिन अब धीरे धीरे रुकना भी काफी कठिन हो जाएगा, क्योंकि महिलाएं बड़ी संख्या में है, युवक बड़ी संख्या में है। एक रात तो जैसे तैसे निकल गई। अब उम्मीद यही है कि आज मुलाकात हो सके और फिर उसके बाद आज शाम को ही अपने घर जा सके और मुख्यमंत्री से पूरी कहानी बता सके। दरअसल इस बीच इन 12 वर्षों का अगर हम समय को देखें तो इस बीच बहुत से एजुकेशन के सेक्टर में हो या फिर अन्य क्षेत्रों में बहुत से ऐसे टीचर्स हैं या फिर कर्मचारी हैं जिनको नियमित किया गया या जिनकी पॉलिसीज बनी, चाहे वो कंप्यूटर टीचर्स की बात करें या फिर अन्य जो अलग अलग माध्यमों से टीचर्स लगाए गए थे, इससे पहले पीटीए टीचर्स की बात करें तो इस प्रकार की भर्तियां होती रही हैं और उनको नियमित भी किया गया है। बिल्कुल राजेंद्र, इस प्रकार कई भर्तियां हुई, उन्हें नियमित भी किया, लेकिन एसएमसी शिक्षक एक ऐसी भर्ती थी जिसको लेकर अभी तक प्रदेश में कोई स्थायी नीति नहीं है, उनके नियमितीकरण को लेकर कोई स्थायी नीति नहीं है और इसी की मांग को लेकर ये लोग यहां पर एकत्रित हुए हैं। आज शाम को मुख्यमंत्री ने इन्हें समय दिया है, वो इनसे मिल सकते हैं। क्या कुछ उस मुलाकात से निकल कर आएगा, ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। राजेंद्र, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ेंगे और राजधानी शिमला से एक और अहम खबर है, जहां सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर ने अपनी सरकारी गाड़ी वापस कर दी है। सरकारी गाड़ी वापस करने का यह मामला है जो अब जोर पकड़ता जा रहा है। सरकारी गाड़ी वापस करने के कई सियासी मायने भी अब निकाले जा रहे हैं। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि अपनी गाड़ी का ही अब सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर इस्तेमाल करेंगे। आपको ये जानकारी दे दें कि सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर कुल्लू से विधायक भी हैं और नवरात्रों में वो अपनी नई गाड़ी खरीदने वाले हैं। ब्लैक कलर की फॉर्च्यूनर गाड़ी उन्होंने ऑलरेडी बुक कर दी है, जो नवरात्रों में वो रिसीव करेंगे और यही कारण वो बता रहे हैं कि अब सरकारी गाड़ी उन्होंने वापस कर दी है और अपनी निजी गाड़ी का ही वो इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जिस तरह से ये खबरें सामने निकल कर आई हैं, उनके सियासी मायने निकाले जा रहे हैं और इसी बीच बीते कल सीपीएस की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर भी हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और इसी बीच ये तमाम अटकलें अब तेज है। रणबीर हमारे सहयोगी फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। रणबीर, कई सियासी मायने इस खबर के निकाले जा रहे हैं। सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर कुल्लू से विधायक हैं, सरकार की गाड़ी उन्होंने वापस कर दी है और नवरात्रों में वो एक नई गाड़ी रिसीव करने वाले हैं जिसका ऑर्डर वो पहले ही दे चुके हैं और अब इसी गाड़ी से ट्रैवल करेंगे। क्या सत्यता है इन तमाम खबरों में, रणबीर? जी हाँ, देखिए, हाल ही में सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर ने अपनी सरकारी गाड़ी, जो फॉर्च्यूनर गाड़ी उन्हें सरकार की तरफ से दी गई थी, उसको वापस कर दिया था। अपने ड्राइवर को उन्होंने भेजा था कि जीएलडी में इस गाड़ी की चाबी जमा करवा दें और साथ में ये भी उनकी तरफ से कहा गया था कि अब ये जो है सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और जैसे ये खबर उसके बाद सामने आई, जैसे ये खबर जनता के बीच में गई और इसके कई तरह के मायने जो है निकाले जाने लगे, सियासी मायने इसके निकाले गए। सरकार के भीतर कई तरह की बातें जो है सामने आने की बातें कही जाने लगी और ये भी जो है चर्चा काफी जोरों पर रही कि ब्यूरोक्रेसी से जिस तरह से कुछ विधायक नाराज हैं, क्या ये भी एक जो है मायने इसके हो सकते हैं। लेकिन जब न्यूज 18 के सूत्रों की तरफ से जानकारी निकल कर आई, उन्होंने ये बताया है कि अब सुंदर सिंह ठाकुर जो है एक संदेश देना चाह रहे हैं कि जिस तरह से सरकारी खर्च किस तरह से कम किए जा सकते हैं, ये संदेश वो देना चाहते हैं। इसलिए सरकारी गाड़ी उन्होंने वापस कर दी है और अब वो निजी गाड़ी का ही इस्तेमाल करेंगे और फॉर्च्यूनर गाड़ी ही खरीदेंगे। ब्लैक कलर की फॉर्च्यूनर गाड़ी का ऑर्डर उन्होंने दिया है और नवरात्रों में जो है ये ऑर्डर उन्हें मिल जाएगा। नवरात्रों के बाद से अब वो पूरी तरह से निजी गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे। ये जानकारी जो है सूत्रों के हवाले से निकल कर आई है। लेकिन सियासी तौर पर कई तरह के मायने हैं, कई तरह के चर्चा है। अब इसके पीछे जो क्या यही वजह है कि वो खर्चा कम करना चाहते हैं या जनता के बीच बड़ा संदेश देना चाहते हैं कि वो जो है सरकारी सुविधाओं का जो है कम से कम इस्तेमाल करेंगे ताकि सरकार का खर्च जो है बचे। दूसरी तरफ ये भी देखा जा सकता है कि इनकी जो सीपीएस की नियुक्ति का मामला है
उसको चुनौती दी गई है। अदालत हाईकोर्ट में ये मामला चल रहा है और 16 अक्टूबर को अब उसकी अगली सुनवाई होनी है। तो कई तरह की जो बातें हैं इस कदम से जोड़कर देखी जा रही हैं। जासमीन, बिल्कुल रणबीर, और इस बीच चर्चाओं का बाजार और थोड़ा गर्म हो गया है। जब सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर ने अपनी सरकारी फॉर्च्यूनर गाड़ी वापस की तो वही गाड़ी कांगड़ा के एक सीपीएस हैं, उन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग से उस गाड़ी को उन्हें अलॉट करने की डिमांड रखी है। ऐसे में ये तमाम चर्चाएं जो इस वक्त सियासी गलियारों में हैं, ये चर्चाएं उस वक्त हो रही हैं जब जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि हाईकोर्ट में सीपीएस की नियुक्ति को चुनौती देने वाले मामले पर सुनवाई हो रही है और एक अंतरिम स्टे ऑर्डर की मांग विपक्ष ने इसको लेकर की है। देखिए, इसमें कई तरह की बातें इसमें चल रही है। शुरुआत में अगर हम देखें, सरकार जब बनी थी उसके बाद जो है नेताओं की गाड़ियों को लेकर चर्चा सामने आई। उनके जो घर जिस तरह से रेनोवेट किए गए उसको लेकर बहुत सारे सवाल थे। ये सियासी गलियारों में इस तरह की चर्चाएं जो हैं इसलिए भी सामने आ रही हैं क्योंकि विरोधी पक्ष को अगर देखें तो वो भी निशाने पर सरकार को लेते हैं। और ऐसे में यहाँ पर ये भी देखा गया है कि कांग्रेस सरकार के भीतर अगर हम देखें, सीधे तौर पर तो कोई कहता नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ खींचतान जो है नेताओं में, मंत्रियों में, सीपीएस के बीच जो है कुछ कुछ मुद्दों पर खींचतान चली रहती है। तो कई तरह के मायने इसको लेकर जो है निकाले जा रहे हैं, लेकिन अभी सीधे तौर पर ये सामने नहीं आया है कि मुख्य वजह बिल्कुल रणबीर, मुख्य वजह क्या है ये अभी तक सामने नहीं आया है। और जिस तरीके से मंत्री विधायकों के बीच खींचातान चली रहती है तो ये बताना जरूरी है कि कुल्लू से विधायक सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर मंत्री पद के प्रबल दावेदार थे, लेकिन सीपीएस के पद से ही उन्हें संतुष्ट होना पड़ा। रणबीर, नजर आप बना के रखे, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ेंगे, हमीरपुर से खबर है जहां क्रिप्टो करेंसी स्कैम में सुजानपुर और बड़सर थाने में भी केस दर्ज कर लिए गए हैं। मामले में 20 करोड़ से अधिक के गबन की आशंका जताई जा रही है। सुजानपुर थाने में 14 करोड़ जबकि बड़सर थाने में 35 लाख की ठगी होने की जानकारी प्रारंभिक जांच में सामने आई है। बुधवार दोपहर तक यह आंकड़ा 20 करोड़ के पार होने की आशंका है। यहां विभिन्न एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस ने तैयारी कर ली है। जिले के हर थाने में दर्जनों लोगों ने शिकायत दर्ज करवाई है। बताया यह जाता है कि मास्टरमाइंड हमीरपुर और मंडी जिला से जुड़े हुए हैं। एसपी हमीरपुर डॉक्टर आकृति शर्मा का कहना है कि क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी विभिन्न कंपनियों के खिलाफ पिछले कुछ दिनों में शिकायत सामने आ रही थी। जिला हमीरपुर में कुछ समय से हमारे पास क्रिप्टो करेंसी स्कैम के रिलेटेड काफी कंप्लेंट्स हमारे पास जो है मिल रही थी और ये बताया जा रहा था कि कॉर्वियो, वॉस्प्रो, डिजिटी, हाइपटेस्ट नाम से जो कंपनियां हैं ये काफी लोगों को ठग रही हैं या इन्होंने ठगा है। और इन्हीं शिकायतों को जब हमने रिसीव किया और इसका पूरा हमने आकलन किया तो हमने पाया कि पूरे क्षेत्र में जगह जगह पर ये स्कैम काफी बड़ी अमाउंट में हो रहा है। और थाना सुजानपुर में 14 करोड़ के आसपास जो है हमारे पास अभी सामने कंप्लेंट आई है और उसमें हमने प्राथमिकी दर्ज की और अपनी अन्वेषण शुरू कर दिया है। और इसके अलावा थाना बड़सर में भी हमारे पास शिकायत प्राप्त हुई है और वहां पर 35 लाख के आसपास अभी इनिशियल अमाउंट बताया जा रहा है, लेकिन विभिन्न शिकायतें जो हमारे पास अभी आ रही हैं तो उसको क्लब करके मुझे लगता है ये अमाउंट जो है करोड़ों में जाएगा और अभी इसमें आगामी अन्वेषण जारी है। हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद हैं जसबीर। कांगड़ा में न्यूज 18 ने जुलाई के महीने में सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी के इस रैकेट को बस्ट किया था और अब धीरे धीरे शिकायतें और जगहों से भी सामने आ रही हैं। हमीरपुर में भी कुछ शिकायतें दर्ज की गई हैं, खासतौर पर सुजानपुर और बड़सर में। क्या कुछ जानकारियां इसको लेकर मिल पाई हैं जसबीर? जी, जैसे आपने सही कहा, क्योंकि जो क्रिप्टो करेंसी का स्कैम है ये बहुत बड़ा स्कैम है और इसमें आपको बताऊं कि ये बताया जा रहा है जो कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन सामने आई है कि हमीरपुर में ही इसका मास्टरमाइंड है। तो ऐसे में पुलिस द्वारा अब गहनता से पड़ताल की जा रही है क्योंकि ये मामला कोई 20 करोड़ का नहीं है और ये मामला कम से कम भी 100 करोड़ से ज्यादा लोगों का यहाँ पे होने वाला है और हजारों की तादाद में जो लोग हैं, चाहे कोई मजदूर हैं, कई ऐसे भी लोग सामने आए जिन्होंने जो लोन लेके जो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया है तो अब तो वो काफी बर्बाद हो चुके हैं। तो ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस हर पहलू की गहनता से पड़ताल कर रही है और उनकी कोशिश है पुलिस की जल्द से जल्द उसका मास्टरमाइंड से गिरफ्तार करें और हो सके तो जो लोगों के पैसे लगे उन्हें भी वापस किया जाए। फिलहाल अभी पड़ताल जारी है और आज भी कुछ एक और एफआईआर इस मामले में होने की संभावना है। जी
ठीक है जसबीर, नजर आप बना के रखें। जिस तरीके से हमीरपुर एसपी आकृति शर्मा ने भी ये कहा है कि और भी शिकायतें इस मामले में मिल रही हैं और ये जो 14 करोड़ की शिकायत दर्ज की गई है, ये आंकड़ा और बढ़ भी सकता है, करोड़ों में ये स्कैम हमीरपुर में भी सामने आ सकता है। जसबीर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का।